स्वागत है आप सभी का शिव डीपी लर्निंग चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। आज से हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 10 के संस्कृत व्याकरण का यह हमारा पार्ट 1 है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत व्याकरण में अध्याय फर्स्ट जो है वो आपका प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान है। इस पाठ को हम बारीकी से समझेंगे। आपको संस्कृत का यदि पूरा नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कक्षा 10 के संस्कृत के अलावा हम अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियोस आपको अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में हम वर्ण की परिभाषा अर्थात अक्षर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों की डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी वर्ण। याद रखिएगा आप सभी लोग, वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर। अब वर्ण की परिभाषा पहले ध्यान से यहाँ जो लिखा है उसको सुनिए और एक नोट्स आप जरूर बनाइएगा। वर्ण की परिभाषा है मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण करते हैं जिसका विभाग ना हो सके। परिभाषा एक बार फिर से सुनिए सब लोग। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग ना हो सके। जैसे यहाँ जितने आपके सामने ये दिए गए हैं ध्वनि, जैसे हम यहाँ बोलेंगे अ, ई, उ, क, च, ट, त, तो ये ऐसे मतलब ध्वनि है, जो मैं बोल रहा था ध्वनि थी, तो ये ऐसी ध्वनि है जिसका विभाग नहीं हो सकता। भाई आप अ को और किसी ध्वनि में तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कहता जल, तो आप ध्यान दीजिए, जल को दो ध्वनि में तोड़ सकते हो, जल। ध्यान दीजिए, तो वो दो ध्वनि में टूट गया, तो जल आपका वर्ण या अक्षर नहीं है। जो कभी भी मतलब कि और ध्वनि में नहीं टूट सकता वही आपका वर्ण होगा। मेरे समझ से आपको वर्ण की परिभाषा जरूर समझ में आ गई है। ठीक है, आइए अब समझते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार मतलब अक्षर के प्रकार। तो देखिए, वर्ण जो हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर 13 हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। किसी किसी बुक में इनके डाटा अलग हो सकते हैं, इनकी संख्या थोड़ा सा अलग हो सकती है। ठीक है, खैर हमको यहाँ इनकी परिभाषा से मतलब है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो डिटेल से दोनों की चर्चा करेंगे, स्वर किसे कहते हैं और उसके प्रकारों की भी बात करेंगे। स्वर को अच भी बोला जाता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, स्वर को अच भी बोला जाता है। अब ये अच क्या है, ये हम आपको जब महेश्वर सूत्र बताएंगे तो वहां समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां आप स्वर की परिभाषा ध्यान दीजिए। स्वर की परिभाषा लिखी है, जिन वर्णों के अर्थात जिन अक्षरों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। फिर सुनिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, तो इसमें हम किसी और मतलब के वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे क, तो वहाँ आपका दो वर्ण आ रहा है, क और अ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जिन वर्णों की मतलब उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेंगे वो आपके स्वर कहलाएंगे। और आपके यहाँ कोर्स में 3 प्रकार के स्वर शामिल किए गए, तीनों की परिभाषा और उदाहरण आपको याद करने होंगे। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर। ये ध्यान दीजिएगा, आप नोट्स जरूर बनाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये स्वर की 3 मतलब के प्रकार हैं। अब आइए इन तीनों प्रकारों को डिटेल से जानते हैं। तो आप सभी के सामने यहाँ पर ह्रस्व स्वर की परिभाषा आ चुकी है। लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनेंगे आप, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण अ, ई, उ, ऋषि, लृ।
अ, ई, उ, ऋषि, लृ, ये सब आपके ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, वहाँ अ बोला, उसका दुगुना समय लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। आ, यहाँ ई बोला, यहाँ ई, वहाँ उ बोला, यहाँ ऊ, यहाँ ऋषि बोला, ये ऋषि बड़ा वाला ऋषि है, ठीक है। इसके सब ज़्यादा यूज़ नहीं, बस ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ए, आए, ओ, आओ, फिर से सुनिए, आ, ई, उ, ऋषि बड़ा वाला ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, तो ये सब के सब आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। चलिए, आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर समझ में आया। प्लुत स्वर क्या बच्चा? प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण में ओम, तो देखिए ये जो 3 का अक्षर है यही प्लुत स्वर का मतलब कि चिन्ह है। तो ये ओम, तो यहाँ आपको 3 मतलब के अक्षर का 3 मतलब की मात्रा का समय लग रहा है। राम, ठीक है, तो ये भी आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। तो ये 3 प्रकार के स्वर थे, उनकी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। फिर सुनिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। उदाहरण क, तो आपने जब बोला क तो उसमें आ रहा है क, अ, तो अ भी आ रहा है, स्वर भी आ रहा है, इसलिए क आपका व्यंजन है। क से लेकर ज्ञ तक जो है वो सब व्यंजन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, व्यंजन जो है इन्हें हल कहते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। वो महेश्वर सूत्र में हल क्यों कहते हैं पता चलेगा, और उसे अच कहते हैं क्यों कहते हैं वहीं पता चलेगा, ठीक है। तो व्यंजन जो आपके हैं 4 प्रकार के: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। याद रखो बच्चों, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब हम लोग जानेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो परिभाषा है, स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। इनकी संख्या 25 है। जैसे हम बोलेंगे क, ख, तो यहाँ मुख के जो है विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, तो ये सब आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या 25 है। और ये आप याद रखिए, 25 यहाँ पर स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। इन 25 स्पर्श व्यंजन के वर्गों को भी याद रखना होगा। जैसे क वर्ग में हम क से अंगा तक देखेंगे, च वर्ग में हम च से ज्ञ तक देखेंगे। इसको याद जरूर रखो क्योंकि उच्चारण स्थान में इनका बड़ा महत्व है, ध्यान दीजिएगा। तो क वर्ग क से अंगा तक, च वर्ग च से ज्ञ तक, ट वर्ग ट से ण तक, त वर्ग त से न तक, प वर्ग प से म तक। ये जितने भी व्यंजन हैं सबके सब आपके स्पर्श व्यंजन हैं। हमें लग रहा है कि आपको यह भी समझ में जरूर आया। दूसरा वाला हमारा देखिए क्या था, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या है, पहले परिभाषा देखेंगे। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनकी संख्या 4 है। मतलब जब हम ऊष्म व्यंजन बोलेंगे तो हवा निकलेगी, और वो हवा हमारे मतलब कि मुख से जब रगड़ खाएगी तो वहाँ भाई कोई भी चीज़ रगड़ती है तो ऊष्मा निकलती है, तो इसी कारण इनका ऊष्म व्यंजन रखा गया नाम। देखिए जैसे श, तो ध्यान से आप खुद ही देखिए, बोलिए, खुद ही समझ में आ रहा है रगड़ हो रहा है कि नहीं। श, उसके बाद ये खटकोण वाला स, ये फिर स, फिर ये आपका ह। तो इनको जब बोलते हैं थोड़ी सी हवा ज़रूर निकलेगी, वायु ज़रूर निकलेगी, इसी कारण, और जब वायु निकलेगी तो वो रगड़ खाएगी और इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी वजह से हम यहाँ पर इसका नाम क्या रखते हैं, ऊष्म व्यंजन। याद रखिएगा, ये 4 ठो आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हमारा अगला है अंतःस्थत व्यंजन।
देखिए अंतःस्थित व्यंजन क्या है, लिखा है अंतःस्थित व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित हैं, इनकी संख्या 4 है। मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। स्वर का मतलब होता है कि जिसे अन्य ध्वनि में तोड़ा ना जा सके। व्यंजन का मतलब होता है कि वो स्वर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, स्वरों को बोलते समय काफी कम समय लगता है, व्यंजन बोलते समय थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो ये जो अंतःस्थित होंगे ये स्वर से थोड़ा अधिक टाइम लेंगे और व्यंजन से थोड़ा अन्य व्यंजनों की अपेक्षा कम टाइम लेंगे, जैसे य, र, ल, व। तो इसमें और व्यंजनों जैसी बात नहीं दिख रही है, य, र, ल, व। लेकिन आप बोलेंगे क, ख, तो वहां अलग बात दिख रही है। तो इसलिए ये सब आपके क्या है, अंतःस्थित व्यंजन। और ये कितने हैं, 4, य, र, ल, व। आपका आखिरी वाला व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन, क्या परिभाषा है, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा पहले ध्यान दीजिए, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 3 हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ। तो छ जो है वो क और खटकोण वाले स से मिलकर बना है। त्र जो है वो त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो है वो ज और ञ से मिलकर बना है। तो ये दो दो मतलब की वर्णों से मिलकर बने हैं, दो दो व्यंजनों से मिलकर बने, तो ये जो हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th के बच्चों को इसे शेयर करिए ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध करा सकूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।